आप हमारी बाला भैया रहने दीजिए, चलिएगा। चलिए बाला भैया। भीम, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ये बोल दिया कि वो लड़की गूंगी है। एक बार जाके उसे समझाना पड़ेगा कि अगर गलती से उसने कुछ बोल दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं बाला भैया, वो कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि जो लोग उनके बारे में पूछने आए थे वैसे ही लोग उनके समाज में भी थे जो उनके साथ ऐसा ही कुछ करते होंगे। इसलिए बाला भैया आप उनकी चिंता मत करिए, लेकिन उनसे बात तो करनी पड़ेगी। भीमा भाई, मैं काम ढूंढने जा रहा हूं। और हाँ, भीम और आनंद, अभी स्कूल बंद है तो तुम दोनों घर में ही पढ़ाई करना। और मंजुला, तुम भी। और बाला, तुम भी अपने बाजा बजाने के काम पर ध्यान देना। देखो बेटा, जीवन में समस्याएं आती रहती है, लेकिन उन्हीं समस्याओं के साथ साथ जीवन भी चलना चाहिए ना। मामा जी, मैं भी पढ़ाई करूंगी। हाँ बेटा, लौटते वक्त तुम्हारे लिए कॉपी कलम लेकर आऊंगा। आई, जाकर उनसे बात कीजिए ना। मैं क्या बात करूंगी उनसे? यही कि महाराज, वो औरत गूंगी है। बाला और भीमराव ने भी हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया। गूंगी है? जी महाराज। और उन दोनों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? या तुम दोनों कुछ पूछ नहीं सके उसे? नहीं महाराज, हमने पूछा था, लेकिन भीमराव ने कुटिया के बाहर एक कागज चिपका दिया था। उस पर लिखा था विश्राम गृह, और कह रहा था कि कोई भी पैसे देकर इस कुटिया में विश्राम कर सकता है। अब महाराज, ऐसे में समझ में नहीं आया कि उससे क्या पूछे, कैसे पूछे। शर्म नहीं आती तुम्हें कि उस छोटी जाति के बच्चों ने ऐसा कुछ किया कि तुम दोनों का दिमाग ही काम करना बंद कर दिया? अरे उन्होंने नहीं बताया, आसपास के गांव में जाओ, पता करो, कोई ना कोई होगा जो उस गूंगी औरत के बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा। जी महाराज। और अगर ये काम ना हो पाया तो अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर वापस मत आना। इस इलाके के सबसे अमीर आदमी बनते हो, किंतु एक काम नहीं होता तुमसे, ना कोई काम करवा भी सकते हो। जाओ।
उस लड़की के बारे में पता तो लगाना ही होगा। ये राम जी के घर नहीं जाती, पर भीमा बाई इतनी आसानी से इसकी कुटिया के अंदर घुस गई और दरवाजा ही बंद कर लिया। कुछ तो चक्कर है। इस लड़की के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। देखिए, मेरे पैर जमीन पर नहीं है बल्कि इस कपड़े के ऊपर है, तो आपकी ये जगह अपवित्र अशुद्ध नहीं हो रही है। बस कुछ बात करनी है आपसे, फिर चली जाऊंगी। क्या बात? आप यहाँ जीवन भर नहीं रह सकती, आप भी जानती हैं ये बात। तो आगे कुछ सोचा है आपने? आपके घर का पता दे दीजिए, मैं खबर भिजवा देती हूँ कि आप यहाँ पर हैं तो। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कभी उन लोगों के पास नहीं जाऊंगी। उन लोगों ने मेरा जीवन नर्क बनाकर रख दिया था। मैं फिर से उस दुनिया में नहीं जाना चाहती जहाँ लोग विधवा को अभिशाप बनाकर जीने में मजबूर करते हैं। फिर एक उपाय है। क्या? सावित्रीबाई फुले का नाम तो सुना होगा ना आपने? उनका आश्रम है पुणे में, वहां चली जाइए आप। वहां विधवाओं को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाते हैं। लेकिन मैं आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहती। मैं तो विधवा की तरह जीना ही नहीं चाहती। मैं तो फिर से शादी करके सुहागन की तरह जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, समाज के इन बेवजह के बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। बाला ने बताया मुझे कि कोई थे जो आपके साथ जीवन शुरू करना चाहते थे, लेकिन वो आए नहीं। उनका पता दे दीजिए, मैं जाकर पूछती हूँ उनसे कि वो क्यों नहीं आए। कैसे जाओगी तुम? उसका परिवार इलाके का सबसे उच्च कुल और श्रेष्ठ परिवार है। धर्म, कर्म, परंपरा अक्षरशः माना जाता है उसके घर में। तुम सबकी छाया भी उसके घर के आसपास पड़ी ना, तो वो सब अशुद्ध हो जाएंगे। अगर उन लोगों को पता चला कि उनका बेटा किसी विधवा से प्रेम करता है और विवाह करना चाहता है, तो क्या वो लोग मानेंगे? हमें कहीं और जाकर अपनी दुनिया बसानी थी, इसीलिए घर से भागे थे। लेकिन अब जब उसके परिवार को पता चलेगा कि तुम उसे खोजने आई हो, तो वो मुझे विधवा से ज्यादा इस बात के लिए कभी नहीं अपनाएंगे कि मैं तुम लोगों के बीच आकर रह रही हूं। देखो, मैं अपना कुछ कर लूंगी, इसीलिए तुम ये अपना कपड़ा उठाओ और निकल जाओ यहां से। इसमें आपके रहने के लिए जो अति आवश्यक सामान है वो सब है। बाला भैया जहाँ बाजा बजाते हैं वहीं पास में एक दुकान है, वहाँ से उधार मांग कर लाए हैं। झोला फेंक दीजिएगा, उसके बाद अंदर का सामान आप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं छुआ। आप यहाँ कभी मत आइएगा, क्योंकि कोई आपका अपमान करे ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहे जितनी छोटी जात के, मगर हमारे लिए हमारी यही सबसे बड़ी है, सबसे ऊंचा स्थान है आपका। उस लड़के के घर हमारे जाने से पहले ही समस्या खड़ी होगी, मगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो उन्हें भी तो आपकी चिंता होगी ना।
इसलिए आप एक चिट्ठी लिख दीजिए उनके नाम की। मैं और बाला भैया जाकर उन्हें दे आएंगे रात के अंधेरे में। और रात के अंधेरे में उन्हें उनसे मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। बड़ी जात वालों के साथ रहते रहते हम ये बात तो समझ गए हैं। आई गूंगी है क्या? हाँ हाँ, वो गूंगी है। ये बेचारी कुछ बोल नहीं सकती है। इस इलाके के सबसे अमीर आदमी बनते हो, किंतु एक काम नहीं होता तुमसे, और ना कोई काम करवा भी सकते हो। गूंगी है तो किसी को कुछ बोल थोड़े ही पाएगी। घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, डर मत। मैं तो तेरा भला करने आया हूँ पगली। रख। ले, ले ना। अच्छा। देख, बाहर बहुत अंधेरा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी जो इस बंद कमरे में होने वाला है ना, वो तू किसी को बता ही नहीं पाएगी, क्योंकि तू गूंगी है ना। अरे कहाँ भागते जा रही है? देख देख, सुबह सुबह तक ना मैं भी भूल जाऊंगा, तू भी भूल जाना। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! सेठ जी, आप इतनी रात को इसकी कुटिया में क्या कर रहे थे? इस आदमी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है मेरे साथ। नहीं, ये झूठ बोल रही है। जबरदस्ती करने नहीं आया था मैं, बल्कि सच उगलवाने आया था, क्योंकि मैं जानता था हमेशा की तरह ये नाटक करने वाला पिद्दी का परिवार इसमें भी कोई नाटक कर रहा होगा, और इसका गूंगा होना उसी नाटक का एक हिस्सा होगा। इसलिए आया था, ये जानते हुए कि जब इसकी इज्जत पे बात आएगी तो ये चीखेगी भी और बोलेगी भी। अब आप लोग पूछिए इससे, ये कौन है, कहां से आई है और क्यों आई है। तो सबसे पहले
भीमराव के परिवार वाले यह बताएं ये लड़की कौन है, क्यों लाए हो यहाँ पर इसे? इन्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। यही काफी है कि ये हमारे यहाँ किराए पे हैं। ये तब तक यहाँ रहेंगी जब तक ये किराया देंगी, फिर चली जाएंगी। आप जाइए अंदर। रुक, गाना रुक। कह रही हो क्या? रुक, नहीं रुक। क्या ये लड़की ऐसे ही अंदर चली जाएगी? हैं? अब कोई इससे पूछेगा नहीं? वो हमारे किराएदार है और आप उन्हें इस तरह परेशान नहीं कर सकते। अरे बाला, जहां झूठ होता है वहां उतने ही सवाल ज्यादा होते हैं। और तूने हमसे झूठ कहा। ये लड़की गूंगी है, ये बोल नहीं सकती, और तुम लोगों की झूठ की वजह से हमारे मन में शंका उत्पन्न हुई। सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। इस लड़की को तो बताना पड़ेगा ये कौन है और कहां से आई है। वैसे तुम लोगों को हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, इसलिए जरूरत थी क्योंकि आप लोग सवाल बहुत पूछते हैं। आपके मोहल्ले में कोई आया है और आप मेहमान नवाजी करने की बजाय उन्हें परेशान कर रहे हैं। अरे भाड़ में गई मेहमान नवाजी। लड़के सुन, अगर तुझे यहाँ रहना है तो सच बताना होगा, ऐसे हम तुझे नहीं रहने देंगे। क्यों भाइयों? हाँ, बताना पड़ेगा। ऊपर वाले ने इसके भाग्य में लिख दिया है ये अपशगुनी है, और ये ऐसे ही परेशानी में जूझती हुई जिंदगी को सजा की तरह काटती रहेगी। इस विधवा की जबान बहुत चल रही है, इसी जबान से इसने किताब पढ़ी है। इसके मुंह में जलता हुआ कोयला डाल दिया जाए। सच जानकर ये लोग इसके साथ वही करेंगे जो माधवी दीदी के साथ किया था। हमें सच जानना है। क्यों भाइयों? इसे सच तो बताना ही होगा। बता दीजिए इन्हें सच, नहीं तो ये लोग अपना काम धाम छोड़ के यहीं बैठ जाएंगे। भीम, हाँ मालव भैया, बोलने दीजिए इन्हें सच। हमें भी तो पता नहीं है कि क्या है सच, हमें भी तो पता होना चाहिए। बताइए सच, कुछ मत कहिएगा, चुपचाप अंदर चले आइए। बताइए ना सच, बताइए। कहाँ जा रही है? दरवाजा खोल, बाहर निकल। अंदर चुप रहे थे, कुछ नहीं होगा। सेठ जी तुम सही कह रहे हैं, तुझे बताना तो पड़ेगा ही। सेठ जी, सकपाल है छोटी जात का। यहाँ जो भी लोग हैं उन्हें आप ये कहकर बेवकूफ बना सकते हैं कि आप सच जानने के लिए आए थे, जबकि सच ये है कि आप एक गंदी नजर लेकर आए थे। पहले आप अपने सच को स्वीकार कीजिए, फिर ये लड़की भी सच बताएगी। अगर नहीं तो आप यहां से चले जाइए और दोबारा यहां कभी मत आइए। और हाँ, मेरी ये बात याद रखिएगा। सेठ जी इसे तो बाद में देख लेंगे, चल गया अभी। चलो भाइयों, इसे बाद में देख लेंगे। चलिए सेठ जी चलिए।